दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इस अधिनियम को पढ़ने से आपको यह बात समझ में आ रहा होगा, नंबर एक, कि दहेज लेने और देने के लिए कानून बनाया जा रहा है, क्योंकि दहेज लेना देना बहुत बड़े रूप में चल रहा था। आज भी कुछ समाज में चलता है, लेकिन उस तरीके से नहीं चलता है जैसे पहले सीधे के सीधा सामने में मांगा जाता था, या जिस प्रकार से अनुबंध करके दहेज लेने देने का चीज चलता था, आज वैसा नहीं चल रहा है। तो इस अधिनियम के माध्यम से एक प्रकार का कानून बनाया जाएगा, दंड का प्रावधान किया जाएगा कि जो दहेज देगा या लेगा उसको किस प्रकार का दंड दिया जाए, कितना दंड दिया जाए। तो इस प्रकार का नियम है दहेज प्रतिषेध नियम। इसमें लगभग हम 10 धारा पढ़ेंगे, और पढ़ने का नियम आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से समझाया जाएगा कि क्या करना है, किस धारा में कितना दंड का प्रावधान है। हमेशा जो पढ़ने का तरीका रहता है, मैं अब धारा के हिसाब से शुरुआत करता हूं। शुरुआत में धारा नंबर 1, और आप सभी को बता दिया हूं कि किसी भी अधिनियम को जब हम पढ़ेंगे तो धारा नंबर 1 में क्या रहेगा, 3 चीजें रहेगा। नंबर 1 संक्षिप्त नाम, क्या रहेगा उनका संक्षिप्त नाम। ये लो भाई, इनका रहेगा, हमारा सबसे पहला रहेगा संक्षिप्त नाम, फिर क्या रहेगा उसका विस्तार, और अगला रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, प्रारंभ। अगर मैं संक्षिप्त नाम के बारे में बात करूं तो इस अधिनियम का नाम क्या रहेगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर मैं इनके विस्तार के बारे में बात करूं तो इनका विस्तार रहेगा संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत में इनका विस्तार रहेगा। अच्छा, और अगर मैं प्रारंभ के बारे में बात करूं तो यह अधिनियम जो है आपका प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 1961 से। 1 जुलाई 1961 से इसको प्रारंभ किया गया है। मतलब इसको समझने वाली बात है, 1 जुलाई 1961 से प्रारंभ है। इसका मतलब है 1 जुलाई के बाद यदि कोई दहेज लेता या देता है तभी अपराध माना जाएगा। हो सकता है 30 जून को किसी घर में शादी था, 30 जून 1961 की बात कर रहा हूं, किसी के यहां शादी था और उस समय उन्होंने 5 लाख रुपए दहेज लिया भी होगा, खुला बोल बोल कर दहेज लिया होगा, तो वह अपराध ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं संविधान का आर्टिकल नंबर 20 कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्य करने के पश्चात यदि आप उसको आपराधिक कार्य घोषित करोगे तो पहले वाले कानून के लिए वह लागू नहीं हो। 1 जुलाई 1961 के बाद अगर कोई दहेज लेना या देना करेगा तभी वह इस अधिनियम के अंतर्गत आएगा। जो बोला वो समझ में आया? क्योंकि जब पहले दहेज ले रहा था तो वो आपराधिक प्रकरण नहीं था। तो प्रारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 1961 से ये प्रारंभ हो गया। और हमेशा मैं बोलता हूं जो धारा नंबर 2 रहेगा, धारा नंबर 2 में हमेशा क्या शब्द रहेगा? परिभाषा। क्या रहेगा यहां पे? परिभाषा। अच्छा याद करो किसका परिभाषा होगा? किसका परिभाषा होगा? इस अधिनियम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की परिभाषा। और इस अधिनियम में बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होंगे, लेकिन सबसे बहुत और शानदार शब्द तो क्या रहेगा? पहले ही बात रहेगा दहेज। क्या है ये दहेज? सभी जानते हो क्या है दहेज? क्या है दहेज? उपहार और महंगा दहेज है ये लोग। तो दहेज का मतलब देखो, दहेज में कैश में भी आता है, दहेज में वस्तु के रूप में भी आता है, कोई संपत्ति दे देता है, वस्तु नहीं है वो, एक प्रकार का क्या है? संपत्ति, गड़ा धन भी दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है दहेज में, मैं सामान्य शब्दों में पहले समझा देता हूं, फिर एक लाइन अच्छे से आपको लिखवा दूंगा। सबसे पहले बात तो दहेज का मतलब है कोई संपत्ति, कोई संपत्ति नंबर 1, या कोई मूल्यवान वस्तु। मूल्यवान का मतलब जिसका मूल्य ज्यादा हो वही नहीं, हो सकता है किसी का मूल्य 10 पैसे भी हो, जिसका कोई मूल्यवान मूल्य हो। तो कोई संपत्ति या कोई मूल्यवान संपत्ति जो विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के पश्चात एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। अच्छा, यहां पे कहीं पे नहीं लिखा है कि लड़की के पक्ष के द्वारा लड़के के पक्ष को ही दिया जाएगा, एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है। वो पैसा विवाह के समय भी दिया जा सकता है,
वो मूल्यवान चीज विवाह के पहले या विवाह के बाद भी दिया गया हो, यह सब किस में आएगा? दहेज में। अच्छा, एक पक्ष से दूसरे पक्ष मैंने बोला, ऐसा भी हो सकता है माता पिता ने दूसरे को दिया है, यह भी बराबर समझाया गया है। साथ ही साथ यह भी क्या हो सकता है, एक पक्ष ना हो, माता पिता ना हो, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दहेज देने का बात आया तो हम अपराधी ना हो करके, ना माँ बाप दे रहे हैं, ना स्वयं वो लड़की दे रही है, ना उसके चाचा दे रहे, किसी दूसरे के जरिए उसके घर भेजवा दिए सामान को, एक ट्रक पूरा जा डाल के, ये लो बराबर उसके घर पहुंचा देना, वो भी दहेज है। कोई एक अन्य वस्तु किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को दिया होगा, यह सब क्या है? दहेज। फिर से मैं लास्ट में रिपीट कर रहा हूं, हाँ आपसे लेकिन यह बात पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दहेज की परिभाषा किस धारा में है? दहेज की परिभाषा किस धारा में? तो डेफिनेटली हमेशा परिभाषा कहां रहता है? कहां पे रहता है? धारा 2 में दहेज की परिभाषा। बात समझ में आए ना? कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो एक पक्ष, पहली बात याद रखना, कोई वस्तु या संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो विवाह के समय या विवाह से पहले या विवाह के पश्चात एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, माता पिता द्वारा दूसरे पक्ष को, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस पक्ष को दिया गया हो, उसको क्या कहा जाएगा? दहेज माना जाएगा। ऐसा बताना पड़ता है ना, सीमा बताना पड़ता है किसको दहेज माने और किसको दहेज नहीं माने। तो चलो दहेज की परिभाषा 1-2 लाइन में छोटा सा अपने शब्दों में लिख लो। ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के समय कामा विवाह से पहले या विवाह के पश्चात, तीनों शामिल होगा ना, कभी कभी पहले से भी भेजवा दिया जाता है। नंबर 1, अब उसी में लिखेंगे नंबर 1, एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो, एक पक्षकार के द्वारा दूसरा पक्षकार को दी गई हो। यह बात समझ में आया क्या? एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई हो। अगला लिखेंगे किसी भी पक्षकार के माता पिता के द्वारा किसी भी पक्षकार के माता पिता के द्वारा किसी अन्य पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को दी गई हो, अन्य पक्षकार को दी गई हो। या इस समय कोई करार, इस समय कोई करार की गई हो, इस समय कोई करार की गई हो, इस समय कोई करार की गई हो। करार के मतलब क्या होता है तो उसको समझेंगे आप लोग। होता क्या है, शादी के समय ना एक करार कर लिया जाता है, ये जमीन 10 साल बाद तुम्हारा हो जाएगा। बेटी को भेज दिए, उनको शक है बेटी को ढंग से रखेंगे या नहीं रखेंगे, जो भी लगा, तो 10 साल बाद यह संपत्ति आपका होगा करके शादी के समय क्या कर लिए? करार कर लिए। बढ़िया, स्टाम्प पेपर वगैरह में संपत्ति 10 साल बाद आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। कभी कभी ऐसे करार भी होते हैं, तो बोला गया यह करार भी क्या माना जाएगा? दहेज। अब बाद में बताऊंगा, ऐसे करार को शून्य कर दिया जाएगा। भले नोटरी हो चुका है, पूरा वकील ने साइन कर दिया है, मजिस्ट्रेट ने साइन कर दिया, लेकिन बाद में उसको जीरो मान लिया जाता है। तो चर्चा करेंगे अभी। तो कभी कभी एक करार होता है, ये भी क्या मान लिया जाएगा? शून्य हो जाएगा। मेहर, अब उसी को मैं आने वाला। ये बात समझ में आया आप सभी को? लेकिन नीचे में इसी में एक नोट करके लाइन आप याद रखेंगे, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड होता है, उनका जो शरीयत कानून होता है, उनके आधार पर जो मेहर लेन देन होता है उसको दहेज नहीं माना गया है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के अनुसार उनके विवाह के समय जो मेहर दिया व लिया जाता है उन्हें दहेज नहीं माना गया है।
ये जब कानून आया ना 1961 में, तो नेहरू जी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ। इसको बोला जाता है हिंदू कोड बिल। हिंदू के विवाह में आपने ये दहेज लेन देन को गलत साबित करवाया, लेकिन मुस्लिमों में आपने गलत साबित नहीं करवाया करके उस समय नेहरू जी की नीतियों का बहुत विरोध हुआ था। इसको कहा जाता है हिंदू कोड बिल। ये सिर्फ हिंदू धर्म में आया था। तो दहेज लेने और देने को क्या माना गया? अपराधी माना गया। खैर, जो मुस्लिम लॉ बोर्ड या उसी को कहा जाता है शरीयत कानून के अनुसार शादी के समय उन पे मेहर लिया और दिया जाना दहेज नहीं माना जाएगा। उनको दहेज नहीं माना गया। हाँ, शरीयत कानून, उनके कानून को शरीयत कानून कहा जाता है, जो उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार होता है। उसमें मेहर लिया दिया जाता है, तो बोला गया वो नहीं है। ठीक है, लेकिन हिंदुओं में जो होता है, हाँ बोलो, बात समझ में आया? तो ये अपवाद है, ये इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो दहेज, मैं बार बार बोल रहा हूं, दहेज अगर विवाह हो रहा है तो विवाह के पहले भी, विवाह के समय भी और विवाह के बाद में भी यदि कोई मूल्यवान वस्तु, प्रतिभूति का या संपत्ति का लेन देन होगा, सभी के सभी क्या कहलाएंगे? दहेज। ये कौन सा धारा हो गया? 2। अगला हम बात करेंगे धारा नंबर 3। अगला हम बात करेंगे धारा नंबर 3, और धारा नंबर 3 में हम बात करेंगे दहेज लेने व देने के लिए, दहेज लेने व देने के लिए शास्ति, के लिए शास्ति या उसी के लिए दंड की बात कर रहे हैं। दहेज लेने व देने के लिए शास्ति मतलब दहेज लेने व देने के लिए दंड के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, दंड, शास्ति मतलब दंड। शास्ति का एक्चुअल मतलब होता है प्रावधान। यहां पे दंड का प्रावधान है, शास्ति मतलब होता है प्रावधान, उसके लिए नियम क्या रहेंगे। अच्छा, अगर ऐसा हुआ कि आपने इस प्रकार का जो परिभाषा हो रहा है उस हिसाब से आपने दहेज लेन देन किया है, तो डेफिनेटली यह एक आपराधिक प्रकरण है और बोला गया है इसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। और जो दंड का प्रावधान है वो क्या है, यही बार बार आपसे पूछा जाएगा। ये दंड का जो प्रावधान है, कितना दंड दिया जाएगा अगर किसी के माता पिता ने दहेज लेना और देना किया है, उसके लिए दंड का प्रावधान। और सही मायने में अगर दंड के प्रावधान के बारे में बात करें तो वह है 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक मतलब समझते हो, मैक्सिमम कितना रहेगा? 5 वर्ष। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना वर्ष है? 5 वर्ष। प्लस जुर्माना। प्लस क्या है? जुर्माना। अच्छा, अगर मैं प्लस जुर्माने के बारे में बात करूं तो जुर्माना कितना है इसको भी आप याद रखेंगे। ये जुर्माना है वह है 15,000 से लेकर, जुर्माना जो है वह 15,000 से लेकर, ये जुर्माने की राशि हो सकती है दहेज की राशि तक। बात समझ में आया? कहां तक? दहेज की राशि तक, मतलब आपने जितना भी दहेज मांगा है उस राशि तक हो सकता है। हो सकता है आपने दहेज में 5 लाख रुपए दिया तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, वो अब मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना दे रहा है। मिनिमम कितना रखना है? 15,000। 15,000। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना, ये भी दे, या हो सकता है सिर्फ ये दे, या हो सकता है ये ना दे, सिर्फ ये दे। बात समझ में आया ना? कहने का मतलब है ये और ये दंड लगाए जा सकते हैं। बात समझ में आया? ये दंड को आपको सबसे ज्यादा इस पूरे के पूरे अधिनियम में, कोई भी अधिनियम में अगर दंड का प्रावधान है तो पहले ही बनेगा उसमें दंड का क्या प्रावधान है, सबसे बड़ा प्रश्न बनता है। 5 वर्ष तक का दंड है दहेज लेने व देने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारा धारा नंबर 4। हम बात करेंगे इसी में धारा नंबर 4 की बात करेंगे। और अगर धारा नंबर 4 के बारे में बात करेंगे तो धारा नंबर 4 में लिखा गया है दहेज मांगने के लिए दंड। दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है। दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है। अच्छा, इधर ध्यान देंगे, दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है, इसका मतलब क्या है? ये ऊपर वाला 3 वह है जिसमें दहेज लेना देना हो चुका है। धारा नंबर 4 वह है जिसमें दहेज मांगा गया है।
दहेज अभी दिया नहीं गया है, दहेज सिर्फ शादी के दौरान मांगा गया है। जो मैं बोला दोनों में अंतर समझ में आया? यहां पे लेन देन हो चुका है, यहां पे लेन देन होना है। अगर किसी ने दहेज मांगा है उस परिस्थिति में क्या हो सकता है, इसमें जो दंड का प्रावधान है, इसके तहत जो दंड का प्रावधान है वह दंड का प्रावधान है आपका 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कारावास। 2 वर्ष तक कारावास। मिनिमम उनको 6 वर्ष देना है, फिक्स कर दिया गया है। मैक्सिमम कितना देना है उनको? 2 वर्ष। 2 वर्ष से ज्यादा नहीं देना है। प्लस 10,000 रुपए का जुर्माना। 10,000 रुपए का जुर्माना। ये ऐसा अधिरोपित किया जा सकता है, दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है या दोनों भी दिया जा सकता है। यह दहेज मांगने के लिए है। ये बात भी समझ में आया क्या? हो गया? चल अब आते हैं हम लोग धारा नंबर 5। अगला हम नहीं धारा नंबर 4 का। धारा नंबर 4 का। धारा नंबर 4 में कहा गया है दहेज के विज्ञापन के लिए दंड। दहेज के विज्ञापन के लिए दंड। दहेज के विज्ञापन के लिए दंड। दहेज के विज्ञापन। अच्छा, दहेज के विज्ञापन के लिए दंड लिखा जरूर हो, लेकिन जब अधिनियम को पकड़ोगे तो विज्ञापन का मतलब हमको ऐसा लगता है हम दहेज मांगने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार करना। विज्ञापन का मतलब क्या है? प्रचार करना। ये विज्ञापन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। आज ही बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जाति की संस्कृति में क्या चलता है, दहेज लाया जाता है, उसको प्रदर्शनी के लिए रख दिया जाता है कि देखो इतना इतना सामान आया। पूरे ट्रक को वहीं पे बस्ती में खुलवा कर मोहल्ले में रख दिए गए, हमारे यहाँ इतना सारा दहेज आया है। इसको कहा जाता है विज्ञापन करना, प्रचार करना। आप क्या कर रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो। अच्छा, बगल वाले देखे इसके यहाँ इतना 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 सामान आया है, उसके घर में शादी होगा तो देखने डेफिनेटली वो अपना टैलेंट दिखाने का कोशिश करेगा। क्या कर देते हैं? नाचते हैं, है ना? होता है, सही बोल रहे हैं। और वो तो घर के अंदर तो कई दिन तक इसीलिए रखा जाता है ताकि जितने लोग आए वो उसको देखे। वास्तविक मेन पर्पस यही रहता है। अब धीरे धीरे पद्धति समाप्त भी हो रहा है, या कहीं कहीं ऐसा रहता है मोहल्ले में ही, घर के बाहर भी रख दिया जाता है ताकि सब लोग, आने जाने वाले लोग देखे कि कितना दहेज आया। वो टैलेंट दिखाने का अपना तरीका। इससे क्या हुआ, दहेज को हम प्रमोट कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हो, मैं आपकी कभी आप लोगों को अगर कला एवं संस्कृति बताता तो आप लोगों को एक गीत भी बताता उस समय, जब उधर टिकावन गीत होता है छत्तीसगढ़ की संस्कृति में। जो टिकावन गीत गाया जाता है तो उस समय यही गीत गाया जाता है कि ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा हंडा, बड़ा बड़ा सोना चांदी, ये सब उसके टिकावन में आए। और उस समय भी गाया जाता है जब बारात निकलता है तो लड़के का बारात निकल रहा है, उसको लेने के लिए जा रहा है, तो उस समय गीत गाया जाता है। उस गीत में क्या हो जाता है, तुम अच्छे अच्छे सुरक्षित जाओ और वहां से भर भर कर आप दहेज लेकर आओ। बड़ा बड़ा हंडा है, बड़ा बड़ा हौला है। गीत है वो गीत में उसका वर्णन है। और जब उधर टिकावन चलते रहता है, आप तो इमेजिन करना, जब टिकावन चल रहे उधर वर पक्ष वधु के घर में है, तो वर पक्ष में सिर्फ महिलाएं घर में रहती है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो बारात में चले गए। तो महिलाएं रात को और गाना गाती कि उधर टिकावन चल रहा है, तो उधर बड़ा बड़ा टिकावन में आते रहे। इधर गाना चलता है, कई बार चलता है। तो उस टिकावन का वर्णन हमारे संस्कृति में कई बार आता है, बड़े बड़े सामान आने का। इसके बाद घर आने के बाद उसका प्रचार प्रसार करने के लिए घर में रख अलग से दिया जाता है। तो बोला गया है ऐसा विज्ञापन ना करे, इस प्रकार का प्रचार प्रसार ना करे। यदि आप इस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा आप दहेज प्रथा को प्रमोट कर रहे हो, आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, हम ऐसा मानेंगे। और अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए, दहेज को प्रमोट करते हुए पाए गए, तो आपको भी दंड का प्रावधान रहेगा। इसके लिए भी दंड दिया जाएगा। और इसके लिए जो दंड दिया जाएगा वह बोला गया है 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक। 6 माह से लेकर 5 वर्ष, कम से कम 6 माह, अधिकतम दंड कितना रहेगा, 5 वर्ष। प्लस बोला गया है 15,000 रुपए तक जुर्माना।
15,000 जुर्माना। कितना रहेगा आपका? 15,000 रुपए तक जुर्माना। बात समझ में आया? तो प्रचार भी नहीं करना है। तो तीन बात आप समझ में आया, तीन प्रकार करना दंड है। दहेज लेना व देना दोनों दंड है, साथ ही साथ दहेज मांगना भी दंड है, और साथ ही साथ दहेज अगर आ गया तो उसका प्रचार प्रसार करना भी दंड है। ये सब इस अधिनियम के बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है इस अधिनियम के। चलो भाई, ये हो गया आपका 4, धारा नंबर 4 का। अगला है धारा नंबर 5। धारा नंबर 5, ये लो भाई, हम बात करते हैं धारा नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। धारा नंबर 5 में क्या प्रावधान किया है? दहेज के लिए गया, दहेज लेने व देने के लिए किया गया करार शून्य होगा। किया गया करार शून्य। इसका मतलब क्या है? जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शादी के समय एक डील कर लिया गया, शादी के समय एक डील कर लिया गया कि ये जो संपत्ति है, अगर ये संपत्ति है तो 10 साल बाद आपके नाम पर आ जाएगा। हो सकता है लड़के के माता पिता के नाम पर आने की बात कही गई, या लड़के के नाम पर आने की बात कही गई। बीच में उस करार को लाकर रखा गया कि ये एक करार किया गया, इस डील है, उसका नोटरी हो चुका है। जो भी किया होगा, जो भी वहां पे अनुबंध किया गया हो, दहेज लेने और देना अगर उस समय प्रूव हो गया, उन सबको क्या मान दिया जाएगा? वो शून्य। उस करार को तुरंत नकार दिया जाएगा। ये बात समझ में आया? दहेज लेने व देने के लिए किया गया करार क्या माना जाएगा? शून्य। लेने व देने के लिए करार शून्य। ये बात भी समझ में आया? इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, कोई भी डील नहीं माना जाएगा। अगला हम बात करते हैं, वह है हमारा धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं, और धारा नंबर 6 में क्या दिया गया है, हम इसको लेकर चर्चा करें। धारा नंबर 6 में कहा गया है, लिया गया है दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के लिए होना। दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के लिए होना। इसका मतलब क्या है? इस बात को आप समझेंगे, दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के लिए होना। मान लो जाए, इधर बात समझेंगे आप, जैसे कि किसी महिला ने दहेज लेने का आरोप लगाया। अच्छा, ये बात समझेंगे, नोट करके, या यहीं पे एक बात याद रखेंगे, जो आप शिकायत कर सकते हैं, वह शिकायत 7 वर्ष तक है। विवाह के 7 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 8वें वर्ष तक दहेज के लेने और देने को, अगर आपके शादी को 8 वर्ष हो गया है तो उसको नहीं माना जाएगा। विवाह के 7 वर्षों तक आप दहेज, इस अधिनियम का प्रयोग कर सकते हो आप, क्योंकि सामान्यतः माना जाता है उसके बाद कोई घर, अगर इतने दिनों तक कोई महिला अगर उस घर में रह गई तो डेफिनेटली वो सेट हो गई है, सब चीजें, व्यवहार उस बीच में बहुत अच्छा है, या उसके बाद बच्चे भी आ सकते हैं, तो इस प्रकार दहेज लेन देन सब बंद हो जाता है। तो 7 वर्ष तक, इस बात को याद रखेंगे। शिकायत कितने वर्ष तक करना है? 7 वर्ष। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के लिए होना, इसका मतलब यह है, अगर दहेज, ये प्रूव हो गया कि दहेज लिया गया था, शादी के समय दहेज लिया गया था, उस महिला ने शिकायत दर्ज किया, और सामने वाले ने, जिसने दहेज लिया था, उनको दंड मिला ही मिला, बिल्कुल उनको दंड दे दिया गया। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उस सामने वाले को दंड मिल गया, लेकिन दहेज में जो सामान दिया गया था, वो सामान किसका होगा? वो सामान उस महिला का होगा, पत्नी का होगा। पूरे का पूरा सामान किसका होगा? पत्नी का। दहेज के समय जो भी संपत्ति दिया गया, जो भी मूल्य दिया गया, कैश दिया गया, वो सब किसका होगा? पत्नी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है पत्नी ना रहे, तो वैसे समय में उसके जो वारिस रहेंगे वह उनके में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। समझ में आया? डेफिनेटली पूरा पैसा जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको तो नहीं दोगे आप, उनके हस्बैंड को या उनके और माता पिता को नहीं दोगे। पूरे का पूरा दहेज का जो सामान रहेगा वो किसका रहेगा? पत्नी का रहेगा। और किसी कारणवश अगर पत्नी नहीं है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि हो सकता है
उस पत्नी की मृत्यु हो जाए उस लड़ाई झगड़े में, ना रहे, कोई भी कारण रहा होगा, तो किसको मिल जाएगा? उसके वारिस को, उसके वारिस को दे दिया जाएगा। बाद में ये भी कहा गया है कि कभी कभी ये दोनों ना रहे, पत्नी ना रहे और वारिस ना रहे, तो लड़की के माँ बाप को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? लड़की के माँ बाप। हाँ, लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर दहेज का आरोप लगा तो लड़की के माँ बाप को शुरुआत में नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी पहले किसको दिया जाएगा? उसकी पत्नी, पत्नी के बाद वारिस, वारिस के बाद लड़की के माता पिता, लड़की के माता पिता। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बोला गया है दहेज का उसकी पत्नी, मामले आने के बाद, अपराधी घोषित होने के बाद उसकी पत्नी को उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब कैसे दिया जाएगा इस बात को आप समझेंगे। बोला गया है उसकी पत्नी या वारिस को कितना दिन में देना है? बोला गया है 3 माह के भीतर। कितने माह के भीतर? 3 माह के भीतर। जैसे अभी शिकायत हुआ, अभी क्या हो गया आपका? शिकायत हो गया, शिकायत हो गया और शिकायत होने के बाद निर्णय आया, न्यायालय का निर्णय आया कि हाँ सही में दहेज लेना और देना किया गया था, तो पूरे के पूरे जितना भी दहेज का सामान था वो उसके पत्नी को दे दो। तो जब भी निर्णय आएगा उसके कितने माह के भीतर उसके नाम पे ट्रांसफर कर देना है? 3 माह। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी संपत्ति का मामला होता है, कोई संपत्ति रहता है, दहेज में संपत्ति दी है, तो संपत्ति को ट्रांसफर करने में समय लग जाता है, तो 3 माह के भीतर देना है। अच्छा, कभी कभी इसमें एक कंडीशन और याद रखेंगे। एक कंडीशन अगर मैं यहां पे बताऊं, हो सकता है जिस लड़की का विवाह हुआ और जिसके शादी के समय दहेज दिया गया वो बाल विवाह से थी, बाल विवाह में थी, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र में थी, 18 वर्ष से कम उम्र में थी और उनका शादी हो गया और उस समय दहेज लेने देने का बात चला और उनको अपराधी घोषित किया गया, तो वैसे कंडीशन में कहा गया है कि जब भी लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरा हो, जब भी लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरा हो, उसके 3 माह के भीतर। लाइन समझ में आया? यदि लिखना है तो लिख लो, यदि विवाह, लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले हो चुका है या 18 वर्ष से कम उम्र में हुआ हो, तो दहेज की संपत्ति 18 वर्ष पूर्ण होने के, दहेज की संपत्ति 18 वर्ष पूर्ण होने के 3 माह के भीतर, 18 वर्ष पूर्ण होने के 3 माह के भीतर उनको दे दी जाएगी। और ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, यहां पे आदेश दिया गया और आदेश का पालन नहीं हुआ, सामने वाला संपत्ति नहीं दे रहा है, 3 माह के भीतर ट्रांसफर नहीं हो रहा है उस लड़की के नाम पर, तो इसके लिए भी दंड का प्रावधान है, इसके लिए भी दंड का प्रावधान है। और इसके लिए अगर मैं दंड के प्रावधान के बारे में बात करूं तो इसके लिए जो दंड है वह दंड है 6 माह से 2 वर्ष। इसके लिए जो दंड है वह है 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक, 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक दंड का प्रावधान है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वह है 5,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माना, 5,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माने देने की बात कही गई है। 5,000 से लेकर 10,000 तक जुर्माना। समझ में आया ना? ये वाला दंड क्यों हो रहा है? अगर उस लड़की को उसका स्वामी नहीं बना रहे हैं, उनका संपत्ति उनके नाम पर नहीं दे रहे हैं, तब तक यह बात है। तो फिर से मैं एकदम जल्दी से रिकॉल कर रहा हूं। सबसे पहले धारा नंबर 1 में उस अधिनियम का हमेशा संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है 1 जुलाई 1961। धारा 2 में परिभाषा है जिसमें दहेज का परिभाषा बताया गया है। दहेज का वही परिभाषा है, चाहे विवाह के समय दे, विवाह के पहले दे, विवाह के बाद, चाहे एक संपत्ति के रूप में दे या मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में दे, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दूसरे पक्ष को दे, सभी को क्या माना जाएगा? दहेज। दहेज लेने व देने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अगर कभी ऐसा प्रूव हो गया कि दहेज दिया गया है, उस समय 5 वर्ष तक जुर्माना। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष। 5 वर्ष तक दंड और प्लस क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना। जुर्माने की राशि 15,000 से शुरू होकर दहेज के राशि तक दी जा सकती है।
अगला धारा 4 में कहा गया है दहेज मांगने के लिए दंड, अगर सिर्फ मांगोगे तो भी दंड है 2 वर्ष, 6 माह से लेकर 2 वर्ष, प्लस इसमें 10,000 रुपए का जुर्माना। 4 का में कहा गया है दहेज के विज्ञापन के लिए दंड, दहेज अगर का आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है 6 माह से 5 वर्ष तक का, उसमें भी दंड दिया जा सकता है, प्लस 15,000 रुपए का जुर्माना। दहेज लेने व देने के समय यदि किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध या करार किया गया है तो उसको क्या मान घोषित कर दिया जाएगा, शून्य, की इस प्रकार का कोई भी हम करार को नहीं मानते हैं। धारा 6 में कहा गया है दहेज का उसकी पत्नी या वारिसों के लिए होना, कभी ऐसा प्रूव हुआ कि दहेज लेना या देना हुआ है तो ऐसे परिस्थिति में जो पूरा दहेज का मूल्य है या दहेज का सामान या संपत्ति है वह पत्नी का होगा या उसके वारिस का होगा, दोनों के नहीं रहने के पक्ष में पत्नी के माता और पिता, और 3 माह के भीतर उनको वह संपत्ति उनको देना जरूरी है। अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है उस परिस्थिति में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का या 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। धारा नंबर 6 समाप्त हो गया। अगला आप पढ़ेंगे धारा नंबर 7। अगला हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, धारा नंबर 7 के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं धारा नंबर 7 में क्या है। धारा नंबर 7 में क्या है उसको देखते हैं। अगर धारा नंबर 7 में है अपराधों का संज्ञान, अपराधों का संज्ञान, ये लो भाई अपराधों का संज्ञान, कौन इस अपराधों का संज्ञान ले सकता है? तो सबसे पहली बात तो अपराधों का संज्ञान 3 प्रकार से। अच्छा, आपका मामला कहां पे सुना जाएगा, पहले इस बात को देख लो। अगर मामला सुनने के बारे में बात करें तो वह है महानगर मजिस्ट्रेट। कहां पे? महानगर मजिस्ट्रेट के पास, नंबर 1 महानगर मजिस्ट्रेट के पास, या आप इसी में लिख सकते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। अपराधों का संज्ञान कहां लिया जा सकता है? आपका महानगर मजिस्ट्रेट के पास। हर महानगर, जो बड़े बड़े महानगर रहते हैं ना, वहां पे अलग से मजिस्ट्रेट व्यवस्था होता है। जैसे मुंबई में, मुंबई एक महानगर है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे बहुत ज्यादा मामले आएंगे तो वहां के लिए अलग से मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। रायपुर बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट नहीं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट, जिला एवं सत्र न्यायालय में काम चल जाता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी मजिस्ट्रेट है। तो अगर आपको शिकायत करना है, उनके सुनवाई का जो अधिकार रहेगा महानगर मजिस्ट्रेट को या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को, इनके सुनवाई का अधिकार रहेगा। ये बात यहां बोल चुका है। अच्छा, आप बोलोगे सर शिकायत कौन कर सकते हैं? तो शिकायत करने के लिए 3 बात याद रखेंगे। या तो जो स्वयं जिनके ऊपर अपराध हुआ है, जिनसे दहेज मांगा जा रहा है, वो इसका शिकायत कर दें। नंबर 2, अगर ये शिकायत नहीं कर सकते तो आप कोई अन्य व्यक्ति भी इसका शिकायत कर सकते, जिनको सुनाई आ गया कि यहां दहेज का लेन देन चल रहा है। देखो, हो सकता है कभी कभी ना दहेज लेने वाले को बुरा लग रहा है, ना दहेज लेने वाले को, ना देने वाला बुरा मार रहा है, ना ही लेने वाला। तो तीसरा जो व्यक्ति है वो भी, या ये भी बोला गया है मजिस्ट्रेट स्वयं भी संज्ञान ले सकता है। अगर इसमें एक संरक्षण अधिकारी की बात करेंगे या पुलिस को, अगर वो खुद से उनको पता चल रहा है कि कहीं पे ऐसे मामले आ रहे हैं, दहेज लेन देन चल रहा है, तो वहां पे भी ऐसा किया जा सकता है। जो मैं बोला वो समझ में आया? तो ये दहेज के लिए संज्ञान लेने की बात है। हाँ, सुनवाई का अधिकार किसको, ये आपसे पूछा जा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या महानगर मजिस्ट्रेट। आपको मैंने जब घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पढ़ाया था तो भी यही बताया था, क्या यही बताया था ना? चलो अगला लिखेंगे धारा नंबर 8। हाँ, सुनवाई कौन कर सकते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। अगला आप लोग लिखेंगे धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में लिखना अपराधों का संज्ञेय और गैर जमानती होना। अपराधों का संज्ञेय व गैर जमानती होना। इसका मतलब यह है, ऐसे अपराध अगर कहीं पे दहेज लेने और देने का शिकायत होता है तो ऐसे शिकायत के लिए जमानत नहीं मिलेगा।
और संज्ञेय का मतलब यह होता है, कभी कभी क्या होता है, मजिस्ट्रेट से ज्यादा जुर्माने की राशि पटाकर हम उनसे जमानत ले लेते हैं कि आप हमारे प्रतिभूति के रूप में हम इतना पैसा जमा कर दे रहे हैं, हम कहीं नहीं भागेंगे, आप जब बुलाओगे हम यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ जमानत की राशि जमा कर दिया जाता है। बोला गया है किसी भी प्रकार से आपको जमानत नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत जगह जब ऐसा कहीं पे दहेज लेने देने का शिकायत दर्ज होता है तो बहुत ही खतरनाक प्रकरण बन जाता है, क्योंकि सामने वाले माँ बाप या जिसके ऊपर भी दहेज लेने या देने का आरोप लगता है, तो वैसे परिस्थिति के लिए जमानत नहीं मिलता है, तो बहुत ही खतरनाक अपराध माना जाता है इसको। तो वो बहुत विपरीत परिस्थिति बन जाती है। इसीलिए कभी कभी इसका उपयोग भी होता है और कभी कभी इसका दुरुपयोग भी हो जाता है। जब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लड़की घर में बोल देती है कि ये जो सब सामान आया है वो मांगा गया था इसलिए लाया गया है। और अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर अभी कभी ऐसा हुआ कि लड़की ने शिकायत किया कि मेरे से ये दहेज मांगा गया, ये सब सामान मांगने के कारण आया है, और वो किसी सबूत के आधार पर प्रूफ कर दी, किसी ने कह दिया हाँ मांगा गया था तब लाए हैं, तो याद रखना अब सामने विपरीत पक्ष को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने दहेज नहीं दिया था। प्रूफ करने की जिम्मेदारी जिसके ऊपर शिकायत हुआ है उसको होता है। बात समझ में आया? नहीं तो आप तो जेल में पहुंच ही गए हो। अगला लिखेंगे धारा 8 का। क्या लिखेंगे आप? धारा 8 का। और धारा 8 का में लिखेंगे जिस पर शिकायत दर्ज होगा, जिस पर शिकायत दर्ज होगा उसे यह साबित करना होता है कि वह दहेज नहीं लिया है। शिकायत तो दर्ज हो गया लेकिन सामने वाले को साबित करना है कि उन्होंने दहेज नहीं। जिस पर शिकायत हुआ है उसको यह साबित करना होता है कि उन्होंने दहेज नहीं लिया है। यह जिस पर शिकायत हुआ है उसे यह साबित करना होता है कि उन्हें दहेज नहीं लिया है। इसका दूसरा मीनिंग यह भी है कि सामने वाले पक्षकार को समय दिया जाता है कि आप इस बात को साबित कर लो कि आपने दहेज नहीं लिया है, तो आपके ऊपर जो शिकायत दर्ज किया गया है उसको हम शून्य मान लेंगे। ये 8 का में बोला गया है। क्लियर है? अगला लिखेंगे धारा नंबर 9 के बारे में लिखेंगे, या धारा 8 ख लिखेंगे। चलो 8 ख भी थोड़ा सा लिख लो। 8 ख लिख डाले। 8 ख लिखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी। दहेज प्रतिषेध अधिकारी बोला गया है। इस अधिनियम में एक लाइन बोला गया है, उस सही मायने में इस कानून को बनाया है केंद्र सरकार ने। किसने बनाया है? केंद्र संसद ने बनाया है। लेकिन बोला गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने यहां दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। मतलब ऐसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंट कर सकता है जिसका काम दहेज से संबंधित मामलों का निपटान करना, उसकी जांच करना। जैसे मान लो जाए इस रायपुर जिले में एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर दिया जाए। इसका मतलब यह है अगर कोई भी दहेज से रिलेटेड मामला है, शिकायत करना है, तो आप बढ़िया किसके पास चले जाइए? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। उस अधिकारी के पास जाओगे, उस अधिकारी का एक ही काम है दहेज से संबंधित मामलों की सुनवाई करना, मतलब शिकायत दर्ज करना। देखो पुलिस के पास भी आप शिकायत कर सकते हो, लेकिन पुलिस का काम स्पेशली सिर्फ यही नहीं है, पुलिस के पास तो और बहुत सारे काम हैं, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिकारी के पास यही काम है, शिकायत दर्ज करना, उस शिकायत को ले जाकर मजिस्ट्रेट के पास रखना, साथ ही साथ साक्ष्य इकट्ठा करना, छानबीन करना। उसका काम है छानबीन, हाँ दहेज वास्तविकता में लिया गया था या नहीं लिया गया था, किस परिस्थिति में लिया गया था। अच्छा लड़की ने आरोप तो लगा दी कि उन्होंने दहेज लिया है, लेकिन उस समय जब आपको बेटा दहेज लिया गया तो उस समय और कौन थे? बिल्कुल इकट्ठा किया जाएगा कि नहीं? तो ऐसे तो किसके द्वारा नियुक्त करने की बात कही गई? लेकिन राज्य सरकार। तो पहले तो उसमें पॉइंट लिखो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसके कर्तव्य लिखना है तो लिख लो, उसके कर्तव्य क्या होंगे? शिकायत दर्ज करना। उनके कर्तव्य क्या होंगे? शिकायत दर्ज करना, नंबर 1। नंबर 2 साक्ष्य इकट्ठा करना। नंबर 2 उनका कर्तव्य क्या रहेगा? साक्ष्य इकट्ठा करना।
साक्ष्य इकट्ठा, एविडेंस निकालना, एविडेंस मतलब पूरे का पूरा लिखना है तो लिखना हो, छानबीन करना, इस संबंध में क्या करना, छानबीन करना, छानबीन करना। लास्ट में धारा नंबर 8 समझ में आया। धारा नंबर 8 में मैंने बोला जो ये अपराध है वो संज्ञेय और गैर जमानती होगा। 8 का में मैंने बताया अभी कि सामने वाले को जिसके ऊपर शिकायत होगा उसको यह साबित करना होगा कि उन्होंने दहेज नहीं लिया है, या हम कह रहे हैं सामने वाले पक्ष को पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वो अपने आप को साबित करे कि वह इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। धारा 8 ख में मैंने अभी बोला कि एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, और सही मायने में बोलूं तो सिर्फ करना बोला गया है, कंपलसरी नहीं है। इसलिए अगर आप खोजोगे ना कहीं पे अभी रायपुर में एक आध दहेज प्रतिषेध अधिकारी हो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है महिला आयोग। कहां पे, महिला आयोग में शिकायत कर लो तो वो और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के बारे में भी आपके सिलेबस में है तो मैं उनको भी आपको समझाऊंगा। धारा नंबर 9 में एकदम जल्दी से लिखेंगे। अगला धारा में क्या प्रावधान किया गया है, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति मतलब इस कानून के संबंध में अगर कोई नियम बनाएगा तो वह केंद्र सरकार, लिख दिया गया है दहेज के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। अगला एक और लाइन लिखेंगे, धारा नंबर 10 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा नंबर 10, धारा नंबर 10, धारा नंबर 10 में कहा गया है अगर राज्य शासन चाहे तो अपने स्तर पर और दहेज के संबंध में नियम बना सकता है। मतलब इसके संबंध में केंद्र सरकार भी नियम बना सकता है, इसके संबंध में राज्य सरकार। और मैं आपको बता दूं कल का हमारा टॉपिक रहेगा दहेज प्रतिषेध नियम 2004, और ये नियम छत्तीसगढ़ शासन ने बनाया है, दहेज प्रतिषेध नियम 2004। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरे का पूरा कानून किसने बनाया है, संसद ने, केंद्र सरकार ने। लेकिन राज्य सरकार ने जो दहेज के संबंध में कानून बनाया है उसका नाम है दहेज प्रतिषेध नियम 2004। उस कानून के बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। तो पूरे का पूरा पिक्चर समझ में आया, समझ में आया। ये कानून है, इसमें दंड को याद रखना है, दहेज की परिभाषा को संरक्षण, इसके संबंध में अधिकारी की नियुक्ति राज्य शासन करेगा, इसके बारे में प्रावधान है। अच्छा अब सुनते जाना कुछ बातों को, आप जो इस अधिनियम के संबंध में 1-2 पॉइंट और समझना। और सही मायने में बताऊं इस अधिनियम को अगर एक एक ठो अगर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 12 पेज का अधिनियम है, बहुत समय लग जाता है। इसको मैंने पूरा आपको शॉर्टकट के बताया है कि आपको क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या अपराध करने पर आपको क्या किस प्रकार का दंड दिया जाएगा। दहेज की परिभाषा कौन से धारा में है ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। अच्छा याद रखना, पहले मैंने बोला है शिकायत, शिकायत आप अपने शादी के 7 वर्ष तक ही कर सकते हो, उसके बाद दहेज के संबंध में किया गया शिकायत स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आया। अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किससे कराना है लिख लो, आपने नीचे में नोट करके लिख लो, पहले शिकायत वाला लाइन तो लिख डाले हो। अन्वेषण, इसके संबंध में अन्वेषण करने की जिम्मेदारी किसके पास होगी, तो लिखा गया है पुलिस उप अधीक्षक। पुलिस उप अधीक्षक, जानते हो पुलिस उप अधीक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डीएसपी रैंक। कम से कम कौन सा रैंक अधिकारी इसकी जानबीन करेगा, डीएसपी। उसके नीचे वाला नहीं करेगा, टीआई या एसआई या जो होते हैं वो जांच नहीं करेंगे। मिनिमम कौन से रैंक का होना चाहिए आपका, डीएसपी। पुलिस उप अधीक्षक इसकी छानबीन कर सकता है। और एक बात और लिख दिया गया है, दहेज का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आपको दहेज को हमको किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं मानना है, दहेज को समझौता नहीं माना जाएगा, दहेज को कोई समझौता नहीं माना जाएगा। तो ये रहा आपका दहेज के संबंध में कोई प्रावधान, ठीक है, याद रहेगा जी। एक मिनिमम क्वेश्चन आज के क्लास से आना कंपलसरी है, एक क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, यहां से एक क्वेश्चन कंपलसरी रूप से आना है। आपसे धारा पूछे, हाँ कल के क्लास में मैं एग्जैक्टली धारा पूछूंगा आपसे, मैं धारा वाइज पढ़ाया हूं ना, आज से पूछूंगा धारा 4 में क्या प्रावधान है, या ये वाला प्रावधान कौन से धारा में, क्योंकि 10 ही ठो है,
बहुत ज्यादा बड़ा क्लास नहीं था। हाँ, लेकिन कल भी दहेज की बात करेंगे, लेकिन उस दहेज की बात करेंगे जो राज्य शासन द्वारा बनाया गया है। यहां तक क्लियर, समझ में आया? ठीक, आप लोग थोड़ी ना लिए दिए हो दहेज।